दिल्ली में पहली बार कुछ ऐसा होने जा रहा है जो पहले कभी नहीं हुआ। 29 अक्टूबर को दिल्ली में बारिश होगी। आप सोचेंगे इसमें क्या नई बात है। नया ये है कि ये बारिश नेचुरल नहीं बल्कि आर्टिफिशियल है, यानी इंसान खुद इस बारिश को करवाएगा। ये बारिश बादलों में केमिकल्स डालकर कराई जाएगी, जिसे क्लाउड सीडिंग कहा जाता है। कैसे होती है क्लाउड सीडिंग, जानेंगे। इसके अलावा हैदराबाद बेंगलुरु हाईवे पर एक बस में अचानक आग लग जाने से कई लोगों की मौत हो गई, इसकी भी जानकारी देंगे। साथ ही बात करेंगे अफगानिस्तान के उस डैम की जो अब दूसरी तरफ से पाकिस्तान का पानी रोक सकता है। वहीं आखिर में बात करेंगे एक ऐसे शख्स की जिसने 2 कंपनियों में एक साथ नौकरी की और 40 लाख रुपए कमा डाले। अब उसे क्या सज़ा मिली, इन सब पर बात करेंगे आज के एपिसोड में। नमस्कार, मेरा नाम दीपेंद्र है और आप देख रहे हैं आज का जिस्ट। पहली खबर दिल्ली के प्रदूषण से जुड़ी है। दिवाली के बाद दिल्ली की हवा फिर से जहरीली हो गई। आंखों में जलन, गले में खराश और सांस लेने में दिक्कत। कई इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 के पार जा चुका है, जो सीवियर यानी बेहद खराब श्रेणी में आता है। ऐसे में दिल्ली सरकार ने एक नया तरीका अपनाने की तैयारी की है। 29 अक्टूबर को दिल्ली में पहली बार आर्टिफिशियल रेन कराई जाएगी। इसे क्लाउड सीडिंग कहते हैं, यानी बादलों में ऐसे केमिकल्स डाले जाएंगे जिससे बारिश हो सके। उम्मीद है कि इससे हवा में फैली गंदगी नीचे गिर जाएगी और लोगों को कुछ राहत मिलेगी। इस प्रोजेक्ट को IIT कानपुर के वैज्ञानिक तैयार कर रहे हैं। मौसम विभाग, पुणे और दिल्ली की पर्यावरण एजेंसियां भी साथ में काम कर रही हैं। सरकार ने इस पर करीब 3 करोड़ 21 लाख रुपए खर्च करने का फैसला किया है। इसके लिए 2 छोटे छोटे हवाई जहाज़ों का इस्तेमाल होगा जो बादलों में सिल्वर आयोडाइड, नमक और कुछ खास तरह के केमिकल्स छोड़ेंगे। ये चीज़ें बादलों में जाकर पानी की बूंदों को इकट्ठा करने में मदद करती हैं। जब ये बूंदें भारी हो जाएंगी तो बारिश होगी। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि बुराड़ी इलाके में इसका ट्रायल किया जा चुका है और वो सफल रहा। अब असली टेस्ट 29 अक्टूबर को होगा। उन्होंने क्या कहा, ये दिल्ली के लिए ऐतिहासिक पल होगा। पहली बार हमारी राजधानी में वैज्ञानिक तरीके से बारिश कराई जाएगी ताकि प्रदूषण को कम किया जा सके। सरकार का कहना है कि इस बारिश से हवा में मौजूद धूल और धुआं नीचे बैठ जाएगा, जिससे हवा कुछ दिन के लिए ही लेकिन साफ हो जाएगी। अब बात करते हैं ये क्लाउड सीडिंग आखिर चीज़ क्या है। क्लाउड सीडिंग का मतलब होता है बादलों को बारिश के लिए तैयार करना। इसमें प्लेन या किसी मशीन से बादलों में खास तरह के केमिकल्स जैसे सिल्वर आयोडाइड या नमक डाला जाता है। ये केमिकल्स बादलों में जाकर पानी की बूंदों को इकट्ठा करने में मदद करते हैं। जब बादल भारी हो जाते हैं तो बरसने लगते हैं, लेकिन ज़रूरी है कि आसमान में पहले से बादल हों और उनमें नमी भी हो। अगर नमी नहीं हुई तो चाहे जितना केमिकल डाल लो, बारिश नहीं होगी। यानी क्लाउड सीडिंग से नई बारिश बनाई नहीं जा सकती, बस जो बादल हैं उन्हें बरसाया जा सकता है। IIT कानपुर के वैज्ञानिकों ने जुलाई में इसका ट्रायल किया था। हर उड़ान करीब 90 मिनट की होती है और करीब 100 वर्ग किलोमीटर का इलाका कवर करती है। अगर मौसम ने साथ दिया तो 29 अक्टूबर को दिल्ली में पहली बार आर्टिफिशियल रेन हो सकती है। दिल्ली सरकार का कहना है कि ये प्रयोग दिवाली के बाद इसलिए किया जा रहा है क्योंकि उस समय हवा सबसे ज़्यादा खराब होती है। इस वक्त गाड़ियों का धुआं, निर्माण कार्यों की धूल और पराली जलाने का असर मिलकर हवा को और खराब कर देता है। पर्यावरण विशेषज्ञों का कहना है कि ये बारिश कुछ दिनों की राहत तो देगी, लेकिन ये कोई स्थायी हल नहीं है। जब तक गाड़ियों का धुआं, फैक्ट्रियों का उत्सर्जन और पराली का धुआं बंद नहीं होगा, हवा फिर से गंदी हो जाएगी। क्लाउड सीडिंग दुबई और चीन के शहरों में पहले से किया जा चुका है। वहाँ इसे सूखे इलाकों में बारिश बढ़ाने और हवा साफ करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कई बार नतीजे अच्छे रहे, लेकिन कई बार मौसम ने साथ नहीं दिया। कुछ वैज्ञानिकों का ये भी कहना है कि बार बार ऐसे केमिकल्स छोड़ने से मिट्टी और पानी में केमिकल्स जमा हो सकते हैं जो आगे जाकर नुकसानदेह हो सकते हैं। इसलिए इसे बड़ी सोच और सीमित मात्रा में ही किया जाना चाहिए। दिल्ली में इस वक्त कई जगहों का एयर क्वालिटी इंडेक्स बहुत खराब से सीवियर कैटेगरी में है। आनंद विहार का एयर क्वालिटी इंडेक्स 402, RK पुरम का 316 और ITO का 310 तक पहुंच चुका है। वहीं द्वारका और एम्स के पास भी हवा की स्थिति खराब बताई जा रही है। सरकार का मानना है कि अगर आर्टिफिशियल रेन कामयाब रही तो आने वाले समय में इसे अन्य शहरों में भी आजमाया जा सकता है, खासकर उन शहरों में जहां दिवाली या सर्दियों के दौरान हवा बेहद जहरीली हो जाती है। वैज्ञानिकों का कहना है कि अगर मौसम ठीक रहा और बादलों में नमी हुई तो ये प्रयोग सफल हो सकता है, लेकिन अगर बादल हल्के हुए या हवा सूखी रही तो बारिश नहीं होगी। सरकार का कहना है कि ये कोशिश किसी जादू की तरह नहीं है, बल्कि एक वैज्ञानिक प्रयोग है। इसका मकसद नए तरीके से आजमाना, ताकि आने वाले वक्त में प्रदूषण से निपटने के लिए एक और विकल्प मिल सके। दिल्ली के इस प्रयोग पर पूरे देश की नज़र है। अगर 29 अक्टूबर को आसमान से पानी बरसता है और हवा कुछ साफ होती है तो ये एक बड़ा कदम होगा, लेकिन अगर नहीं हुआ तो सरकार और वैज्ञानिकों को समझना होगा कि हवा साफ करने का असली हल आसमान में नहीं बल्कि ज़मीन पर ही है। सड़कों पर कम गाड़ियां, निर्माण पर सख्ती और पराली पर नियंत्रण, कुल मिलाकर ये प्रोजेक्ट दिल्ली के लिए एक एक्सपेरिमेंट है
समाधान नहीं, लेकिन अगर इससे लोगों को कुछ देर के लिए भी हवा साफ मिल जाए तो शुरुआत बुरी नहीं कही जा सकती। आंध्र प्रदेश के कुर्नूल जिले में 24 अक्टूबर 2025 की सुबह एक दर्दनाक हादसा हुआ। हैदराबाद से बेंगलुरु जा रही एक प्राइवेट लग्जरी बस चलते चलते आग का गोला बन गई। हादसा चिन्नाटेकोर गांव के पास उस वक्त हुआ जब बस सामने से आ रही एक बाइक से टकरा गई। टक्कर के बाद तुरंत बस में आग लग गई। बस में करीब 43 लोग सवार थे, जिनमें से कम 19 लोगों की मौत जलने से हो गई और कई यात्री घायल हुए हैं। मरने वालों की संख्या बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। फायर कंट्रोल रूम को रात करीब 3 बजे कॉल मिली और फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक पूरी बस जल चुकी थी। अधिकारियों के मुताबिक हादसा तेज रफ्तार और ड्राइवर की लापरवाही से हुआ। शुरुआती जांच में सामने आया कि बाइक बस के नीचे फंस गई थी, जिससे रगड़ के कारण चिंगारी निकली और पेट्रोल डीजल टैंक में आग लग गई। लपटें इतनी तेज थीं कि बस का मेटल फ्रेम भी पिघल गया। स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स और फायर सर्विसेज के डीजी वेंकटरमणा ने बताया, हादसे के वक्त बस में 43 यात्री सवार थे और आग इतनी तेज थी कि कई लोग बाहर निकल ही नहीं पाए। 4 यात्रियों की हालत बेहद गंभीर बताई जा रही है, जबकि कुछ लोगों को मामूली चोटें आईं। मरने वालों में तेलंगाना के 13 लोग थे और आंध्र प्रदेश के 12 लोग। प्रधानमंत्री मोदी ने भी हादसे पर दुख जताया और मृतकों के परिजनों को 2 लाख रुपए तथा घायलों को 50,000 रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू और तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने भी संवेदना व्यक्त की और जख्मियों के इलाज के लिए हर संभव मदद का भरोसा दिया। परिवहन मंत्री रामप्रसाद रेड्डी ने कहा कि हादसे की जाँच के लिए आदेश दे दिए गए हैं और दोषियों पर सख्त कार्रवाई होगी। तेलंगाना, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश की सरकारों ने हेल्पलाइन नंबर जारी किए ताकि पीड़ित परिवार अपने परिजनों की जानकारी ले सकें। घटना पर फॉरेंसिक टीम जांच कर रही है। यह भी सामने आया कि बस का फिटनेस सर्टिफिकेट और बीमा सभी वैध थे, लेकिन पुलिस को शक है कि बस का बॉडी मटेरियल घटिया था, जिससे आग और फैल गई। इस हादसे ने एक बार फिर सवाल खड़े कर दिए हैं कि भारत में लंबी दूरी की प्राइवेट बसों की सुरक्षा कितनी कमज़ोर है। हाल के महीनों में ऐसी घटनाएं पहले भी हो चुकी हैं, जिनमें दर्जनों लोगों की जान जा चुकी है। हाल ही में जैसलमेर और जोधपुर हाईवे पर एक बस दुर्घटनाग्रस्त हुई थी, जिसमें 20 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई थी। अगली खबर में बात करेंगे अफगानिस्तान के उस फैसले को लेकर जिसने पाकिस्तान की टेंशन और बढ़ा दी है। तालिबान ने पाकिस्तान की तरफ जाने वाले पानी को कंट्रोल करने के लिए कूनर नदी पर डैम बनाने का फैसला किया है। तालिबान के सुप्रीम लीडर मौलवी हिबातुल्लाह अखुंदजादा ने वाटर राइट्स का हवाला देते हुए जल और एनर्जी मिनिस्ट्री को जल्द से जल्द डैम बनाने का आदेश दिया है। ये कदम भारत के हाल में वाटर शेयरिंग फैसले के कुछ हफ्तों बाद आया है, जब भारत ने पाकिस्तान के साथ इंडस वाटर ट्रीटी के तहत 3 वेस्टर्न नदियों का पानी अस्थायी तौर पर रोक दिया था। कूनर नदी हिंदू कुश के पास शुरू होकर काबुल नदी में मिलती है और पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में पानी का एक बड़ा सोर्स है। अगर इस नदी का फ्लो कम हुआ तो पूरा इंडस सिस्टम प्रभावित हो सकता है और पाकिस्तान के पंजाब और दूसरे इलाकों में गंभीर क्राइसिस हो सकता है। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच कोई फॉर्मल वाटर शेयरिंग एग्रीमेंट नहीं है और इस एक तरफा कदम को लेकर इस्लामाबाद ने चेतावनी दी है कि ये रीजनल वाटर क्राइसिस को जन्म दे सकता है। तालिबान के इस फैसले के तुरंत बाद अफगानिस्तान ने इंडिया के साथ हाइड्रो पावर और डैम प्रोजेक्ट पर कोऑपरेशन को भी दोहराया है। हाल ही में फॉरेन मिनिस्टर मौलवी आमिर खान मुत्तकी ने इंडिया का दौरा किया था और एस जयशंकर से मुलाकात की थी। दोनों देशों ने सस्टेनेबल वाटर मैनेजमेंट और एनर्जी सिक्योरिटी के लिए कोऑपरेशन बढ़ाने पर सहमति जताई है। इंडिया पहले ही अफगानिस्तान में सलमा और थेतू डैम जैसे प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट कर चुका है, जिससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन और इरिगेशन में मदद मिली है। आखिर में बात करेंगे उस शख्स की जिसने मून लाइटिंग करके सरकार को लगभग 40 लाख रुपए का नुकसान पहुंचाया है। अमेरिका में इंडियन ओरिजिन मेहुल गोस्वामी को मूनलाइटिंग और स्टेट को $50,000 के नुकसान पहुंचाने के आरोप में अरेस्ट किया है। गोस्वामी न्यूयॉर्क स्टेट के ऑफिस ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सर्विसेज में रिमोट वर्कर थे, लेकिन उन्होंने पास के माल्टा टाउन में एक और फुल टाइम जॉब ले रखी थी। दोनों जगह से सैलरी ले रहे थे। अब उन पर ग्रैंड लार्सनी यानी बड़े पैमाने पर चोरी के आरोप हैं और उन्हें 15 साल तक की सजा हो सकती है। इस मामले की जाँच साराटोगा काउंटी शेरिफ ऑफिसर और न्यूयॉर्क स्टेट इंस्पेक्टर जनरल ऑफिस मिलकर कर रहे हैं। इंस्पेक्टर जनरल लूसी लैंग ने कहा कि पब्लिक एम्प्लॉइज से उम्मीद की जाती है कि वे ईमानदारी से काम करें और मिस्टर गोस्वामी का ये एक्ट भरोसा तोड़ने वाला है। स्टेट के लिए काम करने का दिखावा करते हुए दूसरी फुल टाइम जॉब लेना पब्लिक रिसोर्सेज और टैक्स पेयर के पैसे को मिसयूज है। उनका ये ऑफेंस न्यूयॉर्क के नए रूल्स के तहत नॉन बेलेबल यानी जमानत रहित माना गया है। मून लाइटिंग का मतलब होता है कोई व्यक्ति अपनी फुल टाइम जॉब के अलावा दूसरी नौकरी करता है और अक्सर दोनों से सैलरी लेता है। यह पिछले कुछ सालों में बहुत बढ़ गया है। यूएस सेंसस ब्यूरो के डेटा के अनुसार 1996 से 2018 के बीच
अमेरिका में मून लाइटिंग करने वाले लोगों की संख्या में लगभग 10% की वृद्धि हुई है। 2022 में 4 मिलियन से ज़्यादा अमेरिकन मून लाइटिंग कर रहे थे, जबकि कुछ लाख लोगों के पास 2 फुल टाइम जॉब्स थी। इंडिया में भी मून लाइटिंग काफ़ी तेजी से बढ़ रही है, खासकर आईटी सेक्टर में, जहां लो सैलरी हाइक और बढ़ती लिविंग कॉस्ट लोगों को दूसरी नौकरी करने पर मजबूर कर रही है। कंपनियां अब नियमों को और सख्त कर रही हैं और एम्प्लॉयज़ की अनडिस्क्लोज्ड जॉब्स पर भी नज़र रख रही हैं। आज के एपिसोड में फिलहाल इतना ही। आपको यह एपिसोड कैसा लगा हमें कॉमेंट करके ज़रूर बताएं। कैमरे के पीछे हैं संदीप, मैं हूं दीपेंद्र और आप देख रहे थे आज का जिस्ट। शुक्रिया।